नमस्कार दोस्तों, जीजीएस एकेडमी की अगली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुणनखंड और गुणज के बारे में। तो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। ठीक है, इंग्लिश में है फैक्टर्स, मल्टीपल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर्स भी बोलते हैं। इसकी परिभाषा किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणनखंड ब्रैकेट में फैक्टर्स कहलाती हैं। तो किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्याएं, जैसे मान लीजिए हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो अगर शेषफल 0 बच रहा है, इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या का गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने 24 का। 24 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। मतलब जिन संख्याओं से 24 में भाग देने पे शेषफल 0 बचेगा, तो इन सभी संख्याओं से अगर हम 24 में भाग दें तो शेषफल 0 बचेगा। इसका मतलब 24 के ये सारे गुणनखंड होंगे। ठीक है, या फिर ये कह लें कि जिन संख्याओं की टेबल में कोई संख्या आएगी वे संख्याएं उस संख्या की गुणनखंड होंगी। ठीक है, ये 24 जो है 1 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा, 3 की, 4 की, 6, 8, 12, 24 सबकी टेबल में आएगा। ठीक है, तो किसी संख्या का गुणनखंड मतलब उस संख्या का उस संख्या की टेबल में आना। ठीक है, तो ये होता है गुणनखंड। इसी में आगे है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड को अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड उस संख्या को कहा जाता है जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में प्रत्येक का गुणनखंड हो। तो मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं, उनके गुणनखंडों में जो संख्याएं दोनों में शामिल हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 6 का एग्जाम्पल लिया है। अगर हम 4 का गुणनखंड लिखेंगे तो होता है 1, 2 और 4। ठीक है, ये तीनों से भाग देने पे 4 में तीनों से भाग देने पे शेषफल 0 होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से 6 का गुणनखंड होगा 1, 2, 3 और 6। ठीक है, तो इनमें कौन सी संख्या कॉमन है? ये 2 दोनों में ही है। ठीक है, तो ये 2 जो होगा 6 और 4 का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अगला है गुणज। गुणज को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीपल्स। किसी संख्या का गुणज उस संख्या में किसी दूसरी संख्या से गुणा करके प्राप्त होता है। देखिए, गुणज को हम अपवर्त्य भी बोलते हैं। ठीक है, गुणज का एक और नाम है अपवर्त्य। अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें किसी दूसरी संख्या से गुणा करके जो संख्या मिल रही है, ठीक है, वो उस पर्टिकुलर संख्या का गुणज कहलाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती हैं। तो गुणज मतलब उस संख्या के टेबल में आए। जैसे 2 के गुणज होंगे, 2 में पहले 1 का गुणा करो 2, 2 का गुणा करो 4, 3 का गुणा करो 6, 4 का गुणा करो 8। ठीक है, ऐसे ऐसे प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते जाएंगे तो वो सभी 2 के गुणज आते जाएंगे। ठीक है, तो 2 के गुणज होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरीके से 3 के गुणज होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, इसके आगे होगा 21, 24 एंड सो ऑन। 5 का गुणज होगा 5 की टेबल में जो संख्या आएंगी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, देखिए कंपेयर करें अगर, तो गुणनखंड जो होता था उस संख्या से बराबर या उससे छोटा होता था, और अगर गुणज की बात करें तो उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। ठीक है,
उसी तरीके से आगे देख लेते हैं उभयनिष्ठ गुणज, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे कॉमन मल्टीपल्स। वह संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं की गुणज हों, उन सभी संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणज कहलाती हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज की बात करेंगे तो जो संख्याएं 2 और 3 दोनों की टेबल में आएंगी वो संख्याएं 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज होगा 6, 12, 18, 24, 30, इसके आगे होगा 36, उसके आगे 42। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणज मतलब 2 और 3 को गुणा करके जो संख्या मिल रही है 6 के यहाँ पे गुणज जो हैं वो 2 और 3 के उभयनिष्ठ गुणज हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये ट्रिक है। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनखंड के कुछ गुणों की। ठीक है, तो ये पहला गुण है एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होगा क्योंकि कोई भी संख्या ले लें वो 1 से तो विभाजित होगी। 1 से किसी संख्या में अगर भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। जैसे मान लीजिए 5 में अगर 1 का भाग देंगे तो ये 5 पर जाएगा, 1 पंजे 5, शेषफल 0। ठीक है, तो इसी तरीके से कोई भी संख्या ले लें, जिस संख्या में भाग देंगे उतनी बार कटेगा। ठीक है, उतना यहाँ पे भागफल आएगा। ठीक है, इसका मतलब एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है। अगला है प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर खुद से भाग देंगे तो वो एक बार जाएगा और शेषफल 0 बचेगा। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अगला है किसी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या से कम या बराबर होगा। गुणनखंड है इसका मतलब उस संख्या से कम होगा। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है वे सभी संख्याएं जिनसे उस संख्या में भाग देने पर वो पूरा कट जाएं। तो जिन संख्या से भाग देंगे वो छोटी होगी तभी तो भाग दे पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाला गुण जो है समझ सकते हैं कि किसी संख्या का जो गुणनखंड है वो उस संख्या के या तो बराबर होगा या तो उससे कम होगा, क्योंकि जिस संख्या से भाग देते हैं वो संख्या हमेशा जिसमें भाग देते हैं उससे कम होती है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। तीसरा है प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, कि जैसे मैंने बताया था कि 6 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, 1, 2, 3 या 6। ठीक है, तो ये फिक्स है कि 6 के 4 गुणनखंड हैं, 1, 2, 3 और 6। इसके अलावा 6 का कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से 8 का होगा तो 1, 2, 4 और 8, इसके 4 गुणनखंड हैं। इसी तरीके से अन्य और भी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड जो है वो या तो उस संख्या से बराबर है या तो उस संख्या से कम है। ठीक है, अगला है किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या में किसी प्राकृतिक संख्या का भाग देकर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 6 के गुणनखंड थे तो 1, 2, 3 और 6 हैं। ठीक है, तो 6 में हम 6 का भाग देते थे तो 1 मिलता था, 6 में हम 3 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, 6 में हम 2 का भाग देंगे तो 3 मिलेगा, 6 में हम 1 का भाग देंगे तो 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये जितने से भाग दे रहे हैं वो कोई ना कोई प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब जो गुणनखंड है वो कैसे प्राप्त होते हैं, किसी न किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देकर। ठीक है, क्लियर है ये। अब देख लेते हैं गुणज के कुछ गुणों की। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। गुणज मतलब किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा करके प्राप्त हो, उसकी टेबल में आए। ठीक है, 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है ना, इस तरीके से 2 के गुणज हैं। ऐसे ही 3 के गुणज 3 की टेबल में आएंगे। तो देखिए किसी भी संख्या का गुणज की बात करें तो कोई भी संख्या अपने टेबल में तो आएगी ही, किसी भी संख्या के टेबल की स्टार्टिंग उसी संख्या से होती है। ठीक है, उस संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। दूसरा है किसी संख्या का गुणज या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो वो ये कि
उसकी टेबल में आएगा तो जो सबसे छोटा गुणज होगा वो संख्या खुद होगी, ठीक है। बाकी सारे गुणज उससे बड़े ही होंगे, ठीक है। तो या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। तीसरा है, किसी प्राकृतिक संख्या के गुणजों की गिनती करना संभव नहीं है। वो ये टेबल, प्राकृतिक संख्याएं अनंत हैं तो उसके गुणज भी अनंत हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती, तो वैसे ही गुणजों की भी गिनती नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। अगला है, किसी संख्या का गुणज उस संख्या और प्राकृतिक संख्या का गुणनफल होता है, ठीक है। ये भी क्लियर है, ये ऊपर अभी मैंने बताया कि किसी न किसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करके ही गुणज मिलता है, ठीक है। उम्मीद है ये आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। इन गुणज और गुणनखंडों का जो कंटेंट है ये काम आएगा आपको अगली वीडियो में, ठीक है। कंटेंट की अगली वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू।